1 जुलाई से सरकार 3 नए कानून लागू करने वाली है, जिसे लेकर असमंजस की स्थिति है। जब हमने इस नए कानून को लेकर कानून के जानकारों से चर्चा की तो कहीं ना कहीं कानून के जानकारों ने भी इस नए कानून को लेकर अपनी आपत्ति एवं विरोध दर्ज कराई है। तो चलिए सीधे चलते हैं आपको रायगढ़ के विख्यात क्रिमिनल लॉयर आशीष उपाध्याय के पास और उनसे बात कर जानते हैं कि इस नए कानून को लेकर आम जनता को क्या कुछ फायदा या नुकसान पहुंचने वाला है। ग्रैंड न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रायगढ़ से मैं सत्यजीत घोष। आज हमारे साथ कानून के विषय में बात करने के लिए मौजूद हैं रायगढ़ के क्रिमिनल विख्यात लॉयर आशीष उपाध्याय जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 1 जुलाई से जो 3 नए कानून आ रहे हैं, इसका क्या जनता पर असर पड़ेगा, आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा। आशीष उपाध्याय जी, सबसे पहले तो ग्रैंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बताएंगे 1 जुलाई से जो 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो तीनों कानून लागू हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जब लागू हो रहा था तो सदन पे जितनी बहस की आवश्यकता थी इस कानून पर उतनी बहस हुई नहीं। 68 सांसद जो हैं वो बाहर निकाल दिए गए और लाखों लोगों की आवाज़ एक तरह से समझिए कि उन्होंने सुनी नहीं, सुझाव नहीं मांगे और तुरंत इस कानून को पारित कर दिया बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कि जो फॉरेंसिक जांच होगी उसके लिए प्रयोगशालाएं जो हैं, जो होनी चाहिए, जो व्यवस्था पुलिस को देनी चाहिए, उसके बगैर और बिना तैयारी के लागू हुआ है और बहुत सारे डेफिनेशंस में भी क्लियरिटी नहीं है। मैं इसको जब देखता हूं तो मेरे को लगता है कि काम में कोई भी कानून जो है वो सुकर बनाने के लिए होता है। ये कानून जो आया है ये चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड करेगा। आपने कहा कि कानून लागू करने से पहले सरकार ने कहीं ना कहीं सांसदों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की थी। आपसे ये बताना चाहूँगा मैं कि एक सांसद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाखों लोगों की, जनताओं की आवाज़ होती है। लगभग 70 सांसद, आपने कहा 70 सांसदों को इसमें ऐतराज़ जाहिर किया था, उसके बावजूद भी एक कानून लागू किया गया है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से अत्याचार है सरकार का या एक प्रकार से एक तानाशाही है? इसको क्या बोलेंगे आप? नहीं, इस पॉइंट पर कि उन्होंने तानाशाही की कि नहीं की, अभी ये राइट जो है वो प्रतिपक्ष का है। एज ए काउंसिल मैं देखता हूँ कि जिस प्रक्रिया से कोई कानून बन के आना चाहिए, जो सब लोगों में जिसका विश्वास होना चाहिए, वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। हाँ, वो प्रक्रिया कमी है। इसीलिए जब ये लागू होगा तो इसमें काम करने में भी दिक्कत आएगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। उपाध्याय जी, एक और चीज़ इसमें देखी जा रही है, कहीं ना कहीं पुलिस को एक अत्यधिक पावर दे दिया जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो पुलिसिया राज आने वाला है। इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो कहीं कोई संदेह की बात नहीं है कि पुलिस को जो इसमें अतिरिक्त ताकत दिए हैं वो एक सुपर गवर्नमेंट की तरह है, वो पैरेलल गवर्नमेंट की तरह एक तरह से इन्होंने दे दिया कि आप आज पुलिस आपके किसी भी वॉइस सैंपल, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, हाथ के नमूने, हस्ताक्षर नमूने वो ले पा रही है। मतलब लेने की पूरी इसमें ताकत दे रखा है कि आपका कोई इतिहास हो ना हो, कोई मामला चलता हो ना चलता हो, पुलिस इसके प्रति रीज़न नहीं बता रही है। वो कह रही है कि मेरे को इसका चाहिए और वो उसको आराम से प्राप्त कर लेगी क्योंकि इसमें ऐसा नियम बनाए हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, AI के इस ज़माने में, जब डाटा जो पुलिस के पास नहीं है हम खुद ही दे रहे हैं। ऐसे कई मामले आप देखेंगे कि फर्जी मामले प्रस्तुत हुए। भीमा कोरेगांव उसमें से एक है जिसमें मतलब एक्यूज के सिस्टम में कोई चीज़ जो है प्लांट कर दी गई। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसके पास सारा डाटा होगा तो इस बात से कौन ही इनकार करेगा कि पुलिस में सब कुछ दिया जाना सुरक्षित है या नहीं है। कोई निजता का एक अधिकार भी होता है, ह्यूमन राइट भी होता है, सबका वायलेशन है। इसके अलावा पुलिस को आपकी प्रॉपर्टी कुर्क करने का भी अधिकार देती है। ये काफ़ी अच्छा ये आपने पॉइंट निकाला। अभी जैसे आपने बताया था कि पुलिस को एक पावर दे दिया गया है कि आपकी चाहे तो संपत्ति को कुर्क कर सकती है। तो इसका डेफिनेशन पूरा कि कैसे, किस मामलों पे करेगी, ये अभी तक ये न्यायालय के अधिकार में था, ये पुलिस को दे दिया गया है। तो इस बारे में बताएंगे कुछ? देखिए, अभी आप ध्यान दिए होंगे धन परिचालन एक्ट
और छत्तीसगढ़ निवेशकों का संरक्षण अधिनियम में जो प्रॉपर्टीज आती है उसको कुर्क करने का राइट गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? कलेक्टर या जो उसके चिट फंड अधिकारी है उसके पास होता है। पुलिस के पास ये राइट कभी नहीं था। मतलब आज आप ये कहते हैं कि ये औपनिवेशिक काल के कानून को हम बदल रहे हैं, हम बड़ा अच्छा चीज़ लेकर आ रहे हैं, आप तो उससे भी बुरी चीज़ लेकर आ रहे हैं कि पुलिस जो है, अब पुलिस ये देखेगी कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके अपराध का आगम है कि नहीं, उसको शकभर होना चाहिए। वो सेवा में श्रीमान झाड़ में टांगने बाबत एक आवेदन चलाएगी और आपके विरुद्ध वो एक इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो पुलिस को जिसका राइट कभी सिविल कोर्ट को था या इनकम टैक्स को था या प्रशासन को था, वो राइट आप उठा के वर्दी वाले को दे देंगे तो वो आपका तो क्या ही हाल करेगा। एक और चीज सामने निकल कर आ रही है उपाध्याय जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब पुलिस चाहे तो आपके शिकायत पत्र पर, अगर पुलिस चाहे तो जांच कर सकती है, चाहे तो आपके शिकायत पत्र पर जांच नहीं कर सकती है, ये पावर ये पुलिस को दे दिया गया है। हाँ। तो क्या ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल ऐसा प्रावधान, अब मैं सेक्शंस नहीं बता पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो सब नया नया है, 176 समथिंग में कुछ है, उसमें ये ऐसा है कि यदि कोई नामजद शिकायत किसी थानेदार को दे रहा है जी, और उस नामजद शिकायत में पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि मामला जो है गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो वो जांच करने नहीं जाएगा और अपने मातहत को भी नहीं भेजेगा। और उसको लगता है कि कोई जांच का आधार नहीं है, कोई शिकायत का आधार नहीं है, तो जांच करने नहीं जाएगा। मैं ये कहता हूँ, इसकी एक मिनट आपको मैं काटना चाहूंगा। हाँ। पुलिस जांच करेगी नहीं करेगी ये पुलिस के ऊपर तो दे दिया गया कानून में, लेकिन इसका डेफिनेशन कौन करेगा कि ये जो शिकायत है ये सही है कि गलत है, इस बारे में बताएंगे? नहीं, सही गलत नहीं है उसमें। वो ये कह रहा है कि वो गंभीर मामला जो है, वही गंभीर मामला है कि नहीं, तो गंभीर मामला का कोई डेफिनेशन तो दिया नहीं है जी, गंभीर मामला का कोई सूची भी नहीं दिया कि ये मामले गंभीर होंगे। ये तो टोटल टीआई की रहमो करम पर आ गए कि कोई मामला वो समझ ले कि गंभीर है और कोई मामला समझ ले कि गंभीर नहीं है। एक ही परिस्थिति में वो किसी अपराध को गंभीर समझ रहा है और दूसरे ही अपराध में वो किसी को गंभीर नहीं समझ रहा है। तो ये जो मनमाना रवैया है ये तो लोगों को तोड़ ही देगा। एक आतंकवाद को लेकर भी नया कानून आ रहा है, इस बारे में बताएंगे, काफी चर्चाएं हो रही हैं। आतंकवाद का जो डेफिनेशन सर वो भारतीय न्याय संहिता अध्याय 6 में दिया हुआ है और ये 1.25 पेज का डेफिनेशन है, जंबो डेफिनेशन है वो। उसमें आधी न्याय संहिता घुसा लिए हैं। ये आधी न्याय संहिता का मतलब जैसे कूटकृत सिक्के आतंकवाद के अपराध का हिस्सा तो है ही, साथ ही साथ वो एक सेपरेट अपराध भी है। जैसे उसमें कुछ एक ऐसे क्लॉज हैं, लोक कृत्यकारी के किसी कार्य को करने से विरत रहने के लिए भी कोई कार्य करोगे वो भी आतंकवादी है, गतिविधि है। तो कौन सा कार्य है, क्या कार्य है, इसकी कोई सूची नहीं है। लोक कृत्यकारी कौन है इसका कोई गजट में विवरण नहीं है, सरकार अभी उसको करेगी। तो इतनी उपापोह की परिस्थिति में वो आतंकवाद का डेफिनेशन है जिसमें कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई धरना करने भी जाएगा, कोई विरोध करने भी जाएगा, वो भी उस क्लॉज में घुस जाएगा क्योंकि क्लियर नहीं है। बात की जाए भारत देश की तो ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। अगर गलत कहीं कुछ देख रहा है, लोग देख रहे हैं तो उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लोगों की आवाज़ भी दबेगी इससे। आज लोग विरोध करने से डरेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली आप इस तरह का कानून लेके आएंगे कि उसमें लिखा होगा कि पुलिस के किसी भी निर्देशों का पालन नहीं करने पे पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। अब तो ये मतलब लाल बुझक्कड़ वाला क्वेश्चन हो गया कि ये कौन सा ऐसा निर्देश है जिसका पालन नहीं करने पे पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। अब उस नियम में पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी तो ऐसा तो लिखा भी नहीं है कि वो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में लेके, तो बहुत क्लियर नहीं है वो सारी चीजें, तो लोग तो डरेंगे ही। बात की जाए कार्यपालिक दंडाधिकारी को भी काफी पावर दे दिया गया है, 7 दिन तक पुलिस रिमांड दे सकते हैं वो किसी मामले को लेकर। तो क्या ये सही है या इस बारे में बताएंगे? नहीं, ये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का ऐसा है कि पहले ही उनको ये पावर था, लेकिन उसमें वर्णन ऐसा था कि उसको उस जगह पे जहाँ पे उसको न्यायिक
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का जिसको ताकत हासिल हो जी, उसको था मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए। हाँ, अभी वो हटा दिए हैं। अब तो कोई भी कार्यपालिक दंडाधिकारी किसी को भी 7 दिन के लिए भेज सकता है। तो इतना स्वच्छंद एरिया बनाए हैं, इतना सब कुछ मनमाना है, ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने कभी कोई रॉन्ग FIR की ही नहीं है और कभी रॉन्ग इंफॉर्मेशन पे जांच नहीं होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट जांच एजेंसी पे करना ये खतरनाक है, ये सही नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। इसीलिए लोग चिंता कर रहे हैं, इसीलिए लोग प्रश्न कर रहे हैं और इस पर बातें हो रही हैं। ये तो हो गई नकारात्मक बातें। अब कुछ क्या सकारात्मक पहलू भी इस कानून में हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे खुल के हमारी जनता को? सर, सकारात्मक पहलू ऐसे हैं कि वो किताब में तो लिख दिए हैं कि हम स्पीडी ट्रायल करेंगे, हम पुलिस को फॉरेंसिक जांच के लिए मैंडेटरी है, लेकिन इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पेशी पे पेशी नहीं होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है। फॉरेंसिक जांच के लिए एक छोटा सा बिसरा तो जांच 1.5 साल में आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जांच के लिए जाते हैं तो 1.5 साल में आते हैं। तो आप कहाँ से जल्दी निपटा लीजिएगा प्रकरण को? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ये कल्पना करना कि ये जो सकारात्मक चीज़ें हैं ये सही साबित होंगी, दूर की कौड़ी है। हमको लगता है कि बहुत समस्या आने वाली। कुल मिला के सरकार को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना था, उसके बाद इस कानून को लागू करना जी। था। और कहीं ना कहीं कानून को लाने में सरकार ने काफ़ी जल्दबाजी भी कर दी है। अगर कानून को लाना ही होता सरकार को तो इससे पहले सभी हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को बैठा के पहले इस पर परिचर्चा करनी थी। बिल्कुल, क्योंकि कोई कानून जो होता है वो पूरे समाज पर एक बराबर लागू होता है। वो पुलिस की ओर गोद में बैठा हुआ कानून नहीं होना चाहिए। वो सब लोगों के सुझाव से एक मतलब लंबे समय तक लोगों का उस कानून पे भरोसा रहे, ऐसा कानून आना चाहिए था। तो जितनी बातें होनी चाहिए थी, जितने सुझाव आने चाहिए थे, निश्चित रूप से उसकी कमी है और ये बाद में कॉम्प्लिकेटेड तो होगा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने समय दिया हमारे चैनल को, हमारी जनता को कानून के बारे में बताया। तो ये थे आशीष उपाध्याय जी, जिन्होंने आने वाले कानून के बारे में विस्तार से हमसे चर्चा की। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार ने इस कानून को लागू करने में जल्दबाजी कर दी है। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़ रायगढ़।